नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि वो तमाम प्रतिभा, वो तमाम जीनियस लोग, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में या सामाजिक योगदान दिया हो, जिन्होंने बड़ी लकीरें खींची हो। आप सब लोग जानते हैं कि अगर हम बात करें खासकर ऑपरेस सोसाइटी की, जिसको हम बहुजन समाज भी कहते हैं, जिसको बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनली एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी का टर्म दिया है, तो इस मुकाम तक आने में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में लंबा सफ़र और लंबी तकलीफ़ें तय करनी होती है। ऐसी ही एक मेरी खास मेहमान है हमारे साथ, नाम है सुमित्रा मेहरौल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, हिंदी की डॉक्टरेट हैं, पीएचडी हैं और इन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखी है, टूटे पंखों से परवाज़ तक। बहुत सारे काम किए हैं और इन्होंने एमफिल, पीएचडी हिंदी विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है हिंदी में, और नागार्जुना और अमृतनाथ नागल के उपन्यासों पर पुस्तकें प्रकाशित है। कथा, हंस, अन्यथा, युद्धरथ, आम आदमी, पाखी, बयान, संघर्ष, प्रेरणा, परिंदे, भाषा, अनीस इत्यादि हिंदी की राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में कहानियाँ, कविताएं, लेख और समीक्षाएं प्रकाशित हैं। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से कहानी, वार्ताएं और परिचर्चाओं में भी ये शामिल रही हैं। श्यामलाल महाविद्यालय में अभी ये पढ़ा रही हैं मैम, और अब इनकी नई किताब है टूटे पंख से परवाज़ तक। ये ज़रूरी इसलिए है कि ये किताब आपको संघर्ष करने की ताकत देगी। मैम हमारे लिए विशेष इसलिए भी हैं कि वो एक विशेष कैटेगरी से भी हैं, जिसको हम आप सब दिव्यांग के नाम से जानते हैं। उसके बाद भी उन्होंने ये लंबा सफ़र तय किया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक तो जाति का दंश और उसके बाद एक प्रकृति के तौर से जो जिस तरह से वो उन्होंने संघर्ष किया और अब वो यहाँ तक पहुँची हैं, तो सवाल बनता है कि इतनी प्रेरणा, इतनी ताकत कैसे मिली। और ये देश के उन तमाम लोगों के लिए, खासकर एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लिए तो प्रेरणा होगी ही, एक महिला के तौर पे महिलाओं के लिए प्रेरणा होगी, और बाकी जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए तो बड़ी प्रेरणा होगी। मैम, पहले तो मुझे समय दिया, नेशनल दस्तक को आपने इस लायक समझा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शंभू जी। मैम, ये आत्मकथा है आपकी, कैसे सफ़र की शुरुआत हुई? इसके लिए शंभू जी मैं ये कहूँगी कि मुझे शुरू से ही पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो दिव्यांग वर्ग है, अभी उसकी समाज से स्वीकृति नहीं हो पाई है। तो मेरी समाज से जुड़ने की इच्छा बहुत प्रबल होती थी और वहाँ से हमेशा ही नकार मिलता था। तो मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मैंने साहित्य को ही अपने साथी के रूप में चुन लिया और जितना भी समय मुझे मिलता था पढ़ाई लिखाई के बाद, तो शुरू से ही मुझे पुस्तकें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और साथ साथ बाद में मैं थोड़ा बहुत लिखने भी लगी थी, मगर लिखने के बाद उन्हें प्रकाशित करने को लेके मैं उतनी ज़्यादा उत्साहित नहीं थी। तो एक बारी मैंने सुधा अरोड़ा जी का एक कॉलम है जो कि कथा देश में औरत की दुनिया करके वो निकालती थी, वहाँ वो कॉलम मैंने पढ़ा और सुधा जी को फ़ोन किया। सुधा अरोड़ा जी वरिष्ठ लेखिका जो हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे बात की। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा और सब कुछ मुझे बताया। सब कुछ पूछने के बाद उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपने बारे में लिखूं। तो तब मेरी जीवन की जो भी मुख्य मुख्य घटनाएं थीं, वो लगभग 40-50 पेजों में लिखकर मैंने सुधा अरोड़ा जी के पास भेज दी और वो कथा देश में प्रकाशित हुई। कथा देश से भी पहले वो अन्यथा नामक एक पत्रिका है जो कि लुधियाना से और कनाडा से प्रकाशित होती है। मतलब वहाँ भी वो वहाँ पे भी वो प्रसारित होती है। तो मेरे आत्मकथा के अंश वहाँ पर छपे, दोनों जगह, अन्यथा में और कथा देश में, और वो पाठकों द्वारा बेहद सराहे गए। आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे अभी कुछ साल 6 महीना पहले भी किसी ने कथा देश के उन अंशों को पढ़कर मुझे फ़ोन किया कि मैडम आप जो है इन अंशों को और विस्तार दीजिए और इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित कीजिए। तो जब पुस्तक के रूप में तो मैं उससे पहले ही लिख चुकी थी। 2016 में मैंने इस पुस्तक को लिख के ख़त्म कर लिया था, और
मगर जो है इसको प्रकाशित करने को लेके मैं उतनी उत्साहित नहीं थी। उसके लिए मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि 2017 में मेरा पोलियो का ऑपरेशन हुआ था विशाखापट्टनम में। इस वजह से मैं प्रकाशकों से संपर्क नहीं कर पाई थी। और तब 2019 में अरुण कुमार जी ने मुझसे संपर्क किया और इस आत्मकथा को प्रकाशित करने का प्रस्ताव रखा। और उन्होंने और संजीव चंदन जी ने द मार्जिनलाइज्ड पब्लिकेशन से इसको प्रकाशित किया है और अभी जनवरी 2021 में यह प्रकाशित हुई है। देखिए, किताब का नाम है टूटे पंखों से परवास तक, ये देखिए, और मार्जिनलाइज्ड प्रकाशन है। आप सब लोग संजीव चंदन को जानते हैं। उनकी लगातार कोशिश होती है कि जो कम से कम हाशिए के जो कलाकार हैं, लेखक हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, उनको जगह दी जाए। तो सुमित्रा महरौल जी हैं, और कितने सालों से पढ़ा रही हैं मैम कॉलेज में? मुझे 23 साल हो गए हैं। मेरी दिसंबर 97 में मैंने श्यामलाल कॉलेज ज्वाइन किया था। अगर बात करें, एक तो आप महिला, उस पर से शेड्यूल कास्ट बहुजन समाज की महिला, और उसके बाद एक और अलग से अनफॉर्चुनेट चीज़ें, लेकिन मैं तो उसको फॉर्चुनेट मानता हूँ। आप लोग विशेष होती हैं, जो एक विशेष ताकत होती है, जो हम जैसे जो लोग हैं उनमें वो ताकत नहीं होती, क्योंकि धारा के साथ तो सब तैरता है, धारा के विपरीत तैरना बड़ी बात होती है। तो ये लोग जो तमाम, खासकर जो भी लोग इस किताब को पढ़ेंगे, तो वो कैसे, मतलब सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन क्या है इसमें? मतलब मैं चूँकि पढ़ा नहीं हूँ इसलिए नहीं तो मैं बताता, इसका बखान मैं करता। मतलब क्या ऐसा है जो एकदम से आपको लगा कि ये देश को बताना चाहिए, महिलाओं को बताना चाहिए, और ये बात पूरी दुनिया में जाए? इस किताब को लिखने का के अगर उद्देश्य की बात की जाए तो दो दृष्टियों पर मैं बात करना चाहूँगी। सबसे पहली दृष्टि तो जिस वर्ग से मैं आती हूँ, अर्थात दिव्यांग वर्ग, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि समाज से समाज से आपको बहुत चुनौतियाँ मिलेंगी। सबसे पहले तो आपका शरीर ही आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। मगर ये है कि ज़िंदगी तो अनमोल है और एक बार मिली है तो, और कठिनाइयाँ तो सभी की ज़िंदगी में आती हैं। ये नहीं कह सकते कि किसी की भी अन्य दूसरे लोगों की ज़िंदगियों में कठिनाइयाँ नहीं हैं। तो उनसे हार नहीं माननी है, और जो भी अब जो आपके जीवन की सच्चाई है उसको स्वीकार करके और उसके साथ आप क्या बेहतर कर सकते हैं, अपने उस बेहतर पे अपनी नज़र रखनी है और आगे बढ़ते जाना है। और जो भी आप कर सकते हैं हिम्मत करके उसे करते रहिए, चाहे कितनी भी बाधाएं आएँ, उन बाधाओं के ऊपर से घबराना नहीं है और थोड़ी पेशेंस रखनी है, क्योंकि ज़िंदगी में सफलताएं इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। और उसके लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा तो हर हाल में ग्रहण करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने शिक्षा पर ही अपनी नज़र ना रखी होती तो शायद मैं आज जहाँ आ खड़ी हुई हूँ वहाँ ना पहुँच पाती। और शिक्षा से और विशेषकर साहित्य से जुड़ने से मुझे दो फ़ायदे हुए हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो मैं इसका इस रूप में लेती हूँ कि साहित्य किसी भी व्यक्ति को एक बेहतर इंसान बनाता है, एक संवेदनशील इंसान बनाता है, उसकी दृष्टि को विस्तार प्रदान करता है, समस्याओं से लड़ने की शक्ति देता है, और जो वस्तु स्थिति, मतलब जो ज़िंदगी की सच्चाइयाँ होती हैं वो समग्रता में नज़र आती हैं। उसके मतलब बहुत सारे कोणों को साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति ज़्यादा बारीकी से देख पाते हैं, जो कि एक सामान्य जन नहीं देख पाता है। मैम, डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत हुआ होगा, राहें तो बहुत लोगों ने रोकी होगी। कुछ ऐसे लोग का बताइए बारे में जिनका बहुत प्रभाव रहा आपके जीवन पर, जिन्होंने आपकी सफ़र में सफ़र को आसान करने में शायद मदद, आखिरी लड़ाई तो आप ही लड़ रही होंगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने माइलस्टोन ही बताया होगा कि चलो इतना किलोमीटर है। मतलब कैसे कुछ लोग हैं जिनको जिक्र करेंगे जिन्होंने आपके सफ़र को आसानी करने में मदद की? इस संदर्भ में शंभू जी, मुझे अपने माता पिता का सहयोगी मैं कहूँगी कि मेरे पिता ने हमेशा मुझसे कहा कि मुझे अपनी पूरी ताकत जो है वो शिक्षा पे ही लगानी है। और मुझे याद है कि वो स्कूल मुझे छोड़ने जाते थे
और मतलब उन जब घर में भी जैसे कुछ छोटी मोटी बातें होती थी तो उन्होंने हमेशा यही कहा था कि इन सब बातों पे कुछ ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। तो मेरे माता पिता ने बहुत ज़्यादा क्या करते थे वो? मेरे पिता जो है वो पहले जैसे ये बिजली विभाग है इसे डेसू बोला जाता था, दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग, इसमें जॉब करते थे। और उनको माताजी गृहिणी थी। माताजी गृहिणी थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर उन्होंने भी मुझे इस तरह से सहयोग दिया कि लगा लीजिए हमारे टाइम में पहले लड़कियों के ऊपर कामकाज का बहुत ज़्यादा जोर होता था, मतलब उनसे घरेलू कार्य बहुत ज़्यादा कराए कितने जाते। भाई बहन थे आप? मेरे 3 भाई थे और मैं अकेली बहन थी, मगर मेरी माताजी ने कभी मेरे ऊपर कोई घरेलू उसका वो नहीं दिया। और शंभू जी, आपके चैनल के माध्यम से एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगी मेरे माता पिता के संदर्भ में, कि लगा लीजिए आज से लगभग 40-45 साल पहले भी उन्होंने कभी मुझे कुछ करने से रोका नहीं। चाहे मैं कहीं भी जाना चाहूँ, कहीं आना चाहूँ, मतलब उन्होंने चाहे कहीं किसी सहेली के यहाँ जा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, या जो कुछ भी करना चाह रही हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर लड़की होने की वजह से कभी कोई पाबंदी ये तो माता पिता का योगदान था जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद के जीवन में अगर विस्तार जल्दी से बताया तो। उसके बाद तो मैं ये कह सकती हूँ बहुत बड़ा योगदान तो मेरे पति का ही है, कि अगर वो साथ ना होते तो शायद मतलब कुछ उस तरह की कुंठाएं जो हो जाती हैं अकेलेपन को लेके, या सामाजिक जो अस्वीकृतियां होती हैं उन्हें उन्हें सहना भी इतना आसान नहीं होता। आपके 2 बेटे हैं, दोनों आईआईटी में हैं। जी, मेरे दोनों बेटे हैं और दोनों आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो आप साहित्य में थी, बच्चे इंजीनियरिंग में। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर कभी किसी किस्म का कोई दबाव नहीं बनाया कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है, तो ये मैंने उनसे सीखा था, तो वही मैंने अपने बच्चों के ऊपर भी अप्लाई किया। उनको पूरी तरह से मतलब मुक्त रखा था कि अपनी ज़िंदगी में वो जो कुछ भी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया था। अब बहुत आपने अभी बातचीत बताया, आप बाबा साहब का बहुत प्रभाव है आप पर। जी, जी, जी। बाबा साहब ने कह लीजिए कि हाशिए के वर्गों के लिए जो काम किया है, उसकी तो जितनी भी सराहना की जाए वो कम होगी। और हाशिए के वर्गों के लिए ही नहीं, उन्होंने स्त्रियों के लिए भी बहुत काम किया है। स्त्रियों की आज जो स्थिति है, वो सब बाबा साहब के प्रयासों की वजह से ही है। हिंदी साहित्य को कैसे देखते हैं? अगर खासकर मैं नामदेव धसाल को पढ़ता हूँ, उनकी कविताएं भी पढ़ता हूँ, मैं जूठन पढ़ता हूँ, मैं मणिकर्णिका पढ़ता हूँ, तो प्रेमचंद को भी पढ़ा, तो मेरी तो बहुत कम समझ है। तो उसमें हमारे दर्द तो है लेकिन हमारी सफलताएं की कहानी नहीं है। उसको कैसे देख रही हो? और मैं लगता है कि जो श्रृंगार रस है हिंदी साहित्य में या संस्कृत साहित्य में, उससे खासकर अगर भारत के जैसे महिलाओं के बारे में देखें, SC ST OBC माइनॉरिटी के बारे में, तो आप कैसे देखती हैं? उनकी कहानियां हैं या बस चूंकि आप गद्य में हैं, पद में तो नहीं है, आप कहानी कथा साहित्य में हैं, तो आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? और हिंदी साहित्य को और के आपसे और क्या मिलने की उम्मीद क्या देने जा रही शम्भू जी, ये कहा गया है कि साहित्य तो समाज का दर्पण है। तो आप जो कुछ भी घट रहा होता है हमारे समाज में, आप उनके प्रतिबिंब साहित्य में देख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए अब जो है आज ग्लोबलाइजेशन के और उदारीकरण का जो दौर है, और समाज जिस तरह से बदल रहा है, सामाजिक मूल्य जिस तरह से बदल रहे हैं, उन सब की धड़कनें आप साहित्य में सुन सकते हैं। आज बदलते हुए दौर की जिस तरह से पारिवारिक संबंध हैं, सामाजिक संबंध हैं, जिस तरह से वो बदल रहे हैं, आज के कथा साहित्य में बहुत आप उसमें देख सकते हैं उनके। जैसे कि इन्हीं दिनों में हंस के जनवरी अंक में ही रजत रानी मीनू जी की कहानी आई है, दहेज में आए और कोरोना में गए। तो वो बिल्कुल आज के युग की कहानी है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि काफ़ी कुछ बयां कर दिया गया है, चाहे वो दलित स्त्रियों के बारे में हो, भारत में स्त्रियों की स्थिति के बारे में हो, या हाशिए पे पड़े हुए वर्गों के बारे में हो। मगर जहाँ तक मुझे ऐसे लगता था कि विकलांगों के संदर्भ में और विशेषकर स्त्रियों की दृष्टि से काफ़ी कुछ कम लिखा गया है,
इसलिए मैंने इस किताब के माध्यम से समाज को बताने की कोशिश की है कि विकलांग लोगों की स्थितियाँ कैसी होती हैं, समाज में उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, लोगों की हमारे वर्ग के प्रति सोच कैसी है। तो इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, यह है सुमित्रा मेहरौल और एक किताब है टूटे पंख से परवाज़ तक। ये किताब जो है वो मार्जिनलाइज्ड पब्लिकेशन से हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। बहुत कम कीमत है इसकी, बहुत कम कीमत है और पढ़िए ज़रूर। मैं फिर कह रहा हूँ, एक तो महिला होना, दूसरे बहुजन महिला होना और तीसरा मतलब दिव्यांग महिला होना, इन तीनों सीढ़ियों को पार करके, इन तीनों अवरोधों को पार करके, और सुमित्रा मेहरौल पीएचडी करती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और उनकी टूटे पंख से परवाज़ तक, सोचिए इस जो किताब का जो नाम है वो सब कुछ बयां करता है। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से गुजारिश करता हूं कि आप लोग इसको ज़रूर देखिए, पढ़िए। मैं भी इसको पढ़ूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि बाबा साहब ने जो कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, मुझे तो लगता है कि शिक्षा हर उस समस्या का जड़ है जिससे अगर आप पार पा गए तो सुमित्रा मेहरौल बनेंगे। इसको और भी कंटिन्यू करेंगे, मैम से लगातार चर्चा को जारी रखेंगे और मैं इस किताब को एक बार पढ़ूंगा, इसके बाद फिर इस पर डिस्कस करूंगा। लेकिन एक बात तो तय है, जितनी बातचीत मैंने मैम से की है, कि एक उम्मीद की किरण तो हैं और इस देश के कम से कम महिलाओं को तो इसको पढ़ना चाहिए कि उनके जो रास्ते में बाधाएं हैं, जो लोग कहते हैं कि जब महिलाएं जगेंगी और जब वो अपना अधिकार मांगेंगी, हिस्सेदारी, तो सबसे बड़े शोषण का खुलासा होगा। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद शंभू जी, आप आए, आपने समय निकाला। नहीं, ये तो मेरा काम है मैम। धन्यवाद तो मैं करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखिए और इस किताब को ज़रूर पढ़िए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।